हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था प्राकृतिक कृषि के बारे में। मैंने प्राकृतिक कृषि क्यों शुरू की? क्योंकि मैं फूड को लेके, हेल्थ को लेके वैसे ही थोड़ा ज़्यादा संजीदा था। जब मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में आया, जब मैंने देखा किसानों को कि लगातार वो यूरिया, डीएपी, दूसरे विभिन्न प्रकार खादों की डोज बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो उससे कॉस्ट खेती की बहुत हाई होती जा रही है, दूसरा प्रोडक्शन क्वालिटी गिरती जा रही है और क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए किसान बहुत भरसक प्रयत्न कर रहा है। इसी बीच प्राकृतिक कृषि डॉक्टर सुभाष पालेकर ने पिछले 30-32 सालों में, 35 सालों में जो प्रयोग किए हैं और सक्सेसफुली ये दिखाया है कि आप बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ किए हुए भी अपने प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये प्रोसेस बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, आज लेबर की बहुत कमी है, किंतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए और छोटे किसानों के लिए पद्धति बहुत ही बेहतरीन है। बहुत कम कॉस्ट में वो अपना प्रोडक्शन मेंटेन कर सकते हैं। और देखिए, आज भारत में लोगों की इनकम बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों की आय बहुत बढ़ती जा रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारा मध्यम वर्ग, जो कि हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है। वो अच्छे प्रोड्यूस के लिए एक बेटर प्राइस दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक कृषि में अगर आपका उत्पादन में थोड़ा बहुत गिरावट भी आती है, मॉनेटरली, पैसे की दृष्टिकोण से आपको पहले से ज़्यादा खाद वाली फसल के मुकाबले में प्रति एकड़ आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से एक ट्रेनिंग ली। कृषि विभाग ने एक मुहिम चलाई थी। मैं तो पहले से ही इसको काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर रहा था। फिर मैंने एक ट्रेनिंग ली, विधिवत रूप से डिस्कशन हुई और गुरुकुल का जो 180 एकड़ का फार्म है वो हमने देखा और इसी प्रकार वो हमको टूर पे ले गए। पिंगलवाड़ा जो एक संस्था है जो लूले लंगड़ों की निराश्रित लोगों की सेवा करती है अमृतसर में, हम उनके एक फार्म पे गए। मॉडल फार्म है उनका, ऑलमोस्ट 50 एकड़ का, वंडरफुल। पिछले 16-17 साल से उन्होंने किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया और बहुत ही बेहतरीन वो खेती करते हैं, यानी कि खेतों में अमृत उग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। अब मैंने अपने खेत में ये 6 एकड़ के फार्म पे वो विधि शुरू की। वो विधि क्या है मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। देखिए, ये एक देसी गौ जो भारत की अपनी गाय हैं, एचएफ नहीं, जर्सी नहीं, ये तो बाहर से आ गई थी। भारत की जो अपनी गाय हैं, साहिवाल है, थारपारकर है और गिर है, हरियाणा नस्ल है, ऐसी बहुत सारी हैं। पूरे भारत में क्षेत्रवार उनकी अपनी देसी गायों की नस्लें हैं। जिन गायों का हम्प होता है, आपने देखा होगा, ये जो गायें हैं बाहर से आई हैं, ये सूअर की तरह हैं, ऊपर से स्पाट हैं। ये जो हम्प है, भगवान ने इसको लेबोरेटरी बनाई है, ये लेबोरेटरी है। इसमें तरह तरह की एक्टिविटी होती हैं। वो उससे गोबर में और उनके पेशाब में विशेष तत्व पाए जाते हैं। इनको एक सूर्य केतु नाड़ी कही जाती है देसी गायों में। वही मेनली रिस्पॉन्सिबल है देसी गायों के गोबर और पेशाब में बहुत ही उम्दा किस्म की क्वालिटी बनाते हैं। ये देसी गाय का गोबर और खाद, उदाहरण के तौर पे ये 200 लीटर के पानी का ड्रम है। इसमें मैं 180 लीटर, 170 लीटर पानी भर लेता हूँ। उसमें 15 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर उसका मूत्र हम इसमें घोल देते हैं। जो जीवाणु हैं गोबर के अंदर वो यहाँ पनपते हैं, बढ़ते हैं। मैं 2 किलो इसमें गुड़ घोल देता हूँ। गुड़ एक मीडियम है, किसी भी प्रकार के जीवाणुओं को, बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करने के लिए गुड़ एक मीडियम है। और उन बैक्टीरियाज को पावरफुल बनाने के लिए इसमें हम दलहन का आटा, जिसमें चना हो सकता है, उड़द है, मूंग है, कुछ भी दलहन जिसमें द्विदल होते हैं, उनका 2 किलो आटा डाल देते हैं। 2 फाड़ दाल, 2 फाड़, जो भी दालें 2 फाड़ ही होती हैं, आटा डाल देते हैं।
वो जो इसके अंदर जीवाणु हैं जो गुड़ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1000 एंड लैक्स टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको ताकत के लिए हम इसमें, जैसे आदमी के स्वास्थ्य के लिए हम दूध, दही, घी, फल, सब्जियां खाते हैं, तो ये बेसन उनको हमने दे दिया। इसमें जो आपके जीवाणु थे, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज थे, वो लाखों करोड़ों गुना ये बढ़ जाते हैं। देखिए ये 7-8 दिन में तैयार हो जाता है। इसमें एक ये गाढ़ा हो जाता है, जैसे खट्टी खट्टी स्मेल आती है, ये है जब ये तैयार हो जाता है। इसमें एक चीज़ और है, आपके आसपास अगर जंगल है, जंगल नहीं है तो कोई वट वृक्ष है, पीपल वृक्ष है या गूलर जिसमें ऐसा फल लगता है, वो जब गिरती हैं नीचे, उनकी बंटियां कहते हैं, तो जितने जीवाणु होते हैं उस एरिया में, वो जीवाणुओं की खुराक है। तो आपको इन पेड़ों की मिट्टी में नीचे वो जीवाणु बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 1 किलो, आधा किलो मिट्टी ली, वो डाल दी, वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उसमें, वो भी अब आप हजारों गुना प्रोपोगेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अच्छा, जैसे आपके फार्म के अंदर में ये पीपल का एक वृक्ष है, हाँ, पीपल तो का वृक्ष यहाँ है। की मिट्टी ना लेकर जंगल की प्रेफरेबल रह जाता है। नहीं, जंगल में क्या होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। आदमी जो इंटरवेंशन करता है, प्रकृति से खिलवाड़ करता है, कभी वो यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, कभी कोई कीटनाशक स्प्रे करता है या घास फूस खत्म करने के लिए स्प्रे करता है, तो वो इंटरफेयर करती है माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है भूमि में, उससे भी इंटरफेयर करती है और वो माइक्रोब्स को वो नष्ट कर देते हैं। जंगल में क्या होता है, वर्जिन एनवायरनमेंट है, जो भगवान ने प्रकृति बनाई है। देखिए जंगल में कोई खाद नहीं देता, पानी नहीं देता, कीटनाशक नहीं देता, जो बीज गिरता है उसके बेहतरीन बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। इससे पता लगता है कि नेचर ने वो सब चीज़ें दी हैं कि वो अपने आप ही भूमि को उपजाऊ बना सकती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये जब भी सिंचाई करते हैं खेत में, 2-3 ड्रम प्रति एकड़ इसको पानी सिंचाई के साथ बहा देते हैं। ये हम शिफ्ट कर देते हैं हमारी इस टंकी में, और वहाँ हम पाइप के माध्यम से पानी का जो चैनल है उसमें छोड़ देते हैं इसको। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये हमारे खेत में पहुंचते हैं, और बैक्टीरियाज में ऐसे जैसे आजकल आपने सुना होगा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, कैल्शियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, या तरह तरह के लेबोरेटरी में प्रोडक्ट पैदा की जाती हैं, माइकोराजा, तरह तरह के प्रोडक्ट पैदा की जाती हैं। वो सब बैक्टीरिया पैदा करते हैं। बैक्टीरिया ज़मीन में जाते हैं और एक ज़मीन में जितने भी हानिकारक पैथोजेंस हैं जो सॉयल बॉर्न डिजीज़ पैदा करते हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं। किंतु इस गाय के घोल में, गाय के गोबर, मूत्र, गुड़ और ये सब बेसन के घोल में वो जीवाणु इतने ज़्यादा हैं कि किसान के अपने हाथ में लेबोरेटरी है, उसको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें उसको एक देसी गाय रखनी है, 10-15 एकड़ वो खेती एक देसी गाय से कर सकता है, और उसको क्या चाहिए, अपने ही पैदा करे या बाज़ार से लाए, उसको कुछ दलहन का आटा चाहिए और गुड़ चाहिए। फिर तो ये जो नेचुरल फार्मिंग है इसको कहते हैं जीरो कॉस्ट। फिर तो ये जीरो कॉस्ट हुई नहीं। ये जीरो कॉस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा है, लेबर इसमें ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, किंतु आपके स्वास्थ्य के लिए आपको बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगी। और हाँ, अगर ये चीज़ें आप अपने स्तर पे पैदा करते हैं, दालें जो हर किसान लगभग करता है पैदा, कुछ न कुछ थोड़ी एक्सेस पैदा करें इसको, और गुड़ एट द मोस्ट उसको गुड़ खरीदना पड़े, हर किसान गुड़ पैदा नहीं करता। किंतु आप इतनी महंगे महंगे कीटनाशक और रासायनिक वो लाते हैं और खेतों में जहर फैला रहे हैं, अपनी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति को परमानेंटली आप डैमेज कर रहे। आपको अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है। देखिए ये लेबर इंटेंसिव है, इसलिए छोटे किसान के लिए एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें और भी कई चीज़ें हैं। हम इसमें नीमास्त्र बनाते हैं और कई तरह के और घोल बनाते हैं,
ताकि वो कीटनाशक के स्थान पे हम उनको वो स्प्रे करते हैं। ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है और कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसकी एक विधि है बनाने की, वो बनाते हैं और वही हम स्प्रे करते हैं। ये प्रिवेंटिव स्प्रे होने चाहिए। बीमारी आ जाने पर ये शायद इतने कारगर ना हो, किंतु अगर आप बीमारी आने से पहले ही ये स्प्रे चालू रखते हैं एक डेफिनेट इंटरवल पर, तो ये प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल रहेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने खेत में, जैसे मैंने किया है, मैंने अपने खेत में बाहर बोर्ड लगा के रखा है कि जो उगाता हूँ, गेहूं है, बासमती चावल है, मोरिंगा के मैंने 70 पेड़ लगाए हैं जिसको कि सहजन कहते हैं, उसका मैं पाउडर बनाता हूँ, वो भी मैं लोगों को बेचता हूँ। और आसपास के लोग मेरे खेत में प्राय आते रहते हैं पूछने कि आपने सब्जी उगाई है। हालांकि गांव के लोग एक्सेस पैसा नहीं देते, किंतु उनके प्रयास रहता है कि मेरे ही खेत से सब्जी खरीदें, क्योंकि उनको पता है कि मैं इतने कीटनाशक और दूसरे जहर कुछ यूज़ नहीं करता और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट होती है। मैं अपने घर खाने के लिए 5-7 तरह की सब्जियां हमेशा अपने खेत में लगा के रखता हूं, बहुत ही कम बाहर से खरीदता हूं। तो यही प्रयास हर किसान का होना चाहिए कि वो सभी सब्जियां अपनी ज़रूरत के लिए खुद पैदा करे। अभी मैं जल्दी शेड बना के देसी गाय, अभी तक मेरे भाई के पास 2 देसी गायें हैं, उन्हीं का गोबर और मूत्र मैं यूज़ करता हूँ, किंतु मैं अभी अपने फार्म पे खुद देसी गाय अपनी लाने जा रहा हूँ जल्दी ही, ताकि मुझे जितना भी चाहिए मूत्र और गोबर मिलता रहे और ये प्राकृतिक कृषि को मैं और आगे लेके जाऊं। अभी फ़िलहाल 6 एकड़ का फार्म मैंने पूरी तरह केमिकल फ्री कर दिया है। पिछले 3 साल से कोई भी केमिकल मेरे खेत में नहीं हो रहा है। ये मेरा बेरी का बाग है, हल्दी भी है, वो सारा का सारा बहुत ही बेहतरीन कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, मीन आपको लगातार बाहर से कुछ न कुछ चाहिए, वो आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि ईंधन हम बाहर से मंगाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर हम खर्च करते हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, फॉसिल फ्यूल, वो भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लगे हैं, ताकि इसी प्रकार ये जो कृषि है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, प्राकृतिक खेती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, आपको गोबर बहुत ज़्यादा चाहिए, केंचुआ खाद है, या आप गोबर को सड़ाएंगे। जब आप पशु नहीं रख रहे हैं, इतना पशु नहीं है, अकेले गोबर से नाइट्रोजन की और दूसरे तत्वों की पूर्ति नहीं हो सकती। हालांकि बहुत बढ़िया है, जितना हो सके वो भी डालिए। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ प्राकृतिक कृषि पद्धति में, जो देसी गाय के मूत्र, गोबर, गुड़ और दाल के आटे डाल के ये जो हम बना रहे हैं और जंगल की मिट्टी से, ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। मुझे बाहर से नहीं कुछ खरीदना। भाई गुड़ तो वैसे भी खरीदते हैं बाहर से, नहीं तो थोड़ा गन्ना अगर आपका अपना है तो गुड़ हो सकता है, दालें हो सकती हैं, तो कुछ भी नहीं खरीदना। तो सस्टेनेबल जो फार्मिंग है वो आज समय की मांग है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। वाई नेचुरल फार्मिंग? बिकॉज वी वांट सस्टेनेबल फार्मिंग एंड दैट इज़ अ नेचुरल फार्मिंग। एंड आप यील्ड का क्या कह सकते हैं? ये नेचुरल फार्मिंग से यील्ड कैसे मिलती है? देखिए, यील्ड है, मैं मुख्यतः 2 फसलें ले रहा हूँ। एक है धान, जो मैं अक्सर बासमती लगाता हूँ क्योंकि लोगों की डिमांड है बासमती, बिना खाद और पेस्टिसाइड की बासमती, उसका मुझे प्रीमियम प्राइस मिलता है। और दूसरे है गेहूँ, वो भी मैं देसी गेहूँ, जो कि लोगों को प्रीमियम क्वालिटी की देता हूँ। बंसी है, C306 है, कोई भी वैरायटी आप लगाएं। धान में प्रोडक्शन का लॉस जनरली 10-15% से ज़्यादा नहीं है पहले साल में, और 1-2 साल में रिकूप हो जाता है। इतनी कीमत तो हम चुका ही सकते हैं एक अच्छी चीज़ के लिए, थोड़ा सा प्रोडक्शन लो हो टेम्परेरली। किंतु गेहूं में ये प्रोडक्शन लॉस थोड़ा सा ज़्यादा है, गेहूं को ज़्यादा फूड चाहिए, प्रोडक्शन लॉस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसमें भी क्या है कि आपको उतना प्रीमियम प्राइस मिल जाएगा। जैसे कि जो गेहूं किसान ने पिछले बार 2200 रुपये क्विंटल बेची, वही गेहूं मैंने
3500 और 3700 रुपये क्विंटल, 3750 रुपये क्विंटल तक बेची, तो प्रति एकड़ मुझे पैसा एवरेज किसान से ज़्यादा मिल गया। और धीरे धीरे 2-3 साल में, 4 साल में ये मेरा प्रोडक्शन भी कम नहीं होगा, वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपको जैसे करते करते 3 साल हो गए हैं, तो एवरी ईयर आपका यील्ड का क्या प्रोपोर्शन रहा है? नहीं, प्राकृतिक कृषि तो मैं पिछले 1.5 साल से ही कर रहा हूँ। उससे अच्छा। पहले ये मैं आपको दिखाता, एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है वेस्ट डिकम्पोजर, मैं इसका यूज करता था। इसका फायदा ये हुआ, इस वेस्ट डिकम्पोजर का फायदा ये हुआ कि मेरे खेत में केंचुओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, लोग हैरान होते हैं कि जब भी बारिश होती है या वैसे भी, आजकल सुबह भी मेरे खेत में केंचुए घूम रहे होते हैं। ये केंचुए कहाँ से आए? नंबर 1, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र मैंने डालना बंद कर दिया। दूसरा, मैं पिछले 3 साल से वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहा था। वेस्ट डिकम्पोजर भी एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, हालांकि उतनी कंप्लीट नहीं है जितना कि देसी गाय गोबर आधारित पद्धति है। ये एक बेटर और सुपीरियर चॉइस है, तो मैं इस पे शिफ्ट कर दिया। मैं ये भी थोड़ा रखता हूँ, इसको भी खेतों में यदा कदा जब भी मौका मिलता है डालता रहता हूँ। तो केंचुए ज़मीन के अंदर ही हैं, अंदर छुप गए हैं, वो खुशबू से ऊपर आ जाते हैं। देसी गाय के गोबर की खुशबू से वो ऊपर आ रहे हैं और मेरे खेत में मिलियंस ऑफ होल मिलेंगे आपको। बरसात के मौसम में हर एकड़ में मिलियंस ऑफ होल मिलेंगे। तो हाँ, मैंने नोटिस किया है, जितना भी पानी खड़ा होता है दूसरे खेतों में 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक खड़ा रहता है, आपके यहाँ पर दूसरे दिन गायब। हाँ, ये इसी कारण से है। जो केंचुए आपकी ज़मीन में छिद्र कर देते हैं, छोटे छोटे, एक तो वो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, दूसरा जो बरसात का पानी ज़्यादा सोखती है आपकी ज़मीन, तो आपकी ज़मीन ज़्यादा रिच हो जाती है, ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, तो लंबे समय तक बिना पानी के उसमें आप फसल उगा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, मैं जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे डाल रहा हूँ वो आपको समय से मिलती रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखें, और आपको अच्छा लगे तो कोई कमेंट डालें और अपने दोस्तों को, मित्रों को इनको फॉरवर्ड करें एंड स्प्रेड अ मैसेज ऑफ केमिकल फ्री फूड। हम केमिकल फ्री फूड जब खाएंगे, आप उसको जब पसंद करेंगे, आप डिमांड करेंगे, तो किसान ये प्रैक्टिस को और ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, तो देश का भला होगा, हमारी हेल्थ के लिए, सबकी हेल्थ के लिए। केमिकल फ्री फार्मिंग वो है प्राकृतिक कृषि, ये फ्यूचर है देश का। थैंक यू फ्रेंड्स।